सरकार। और भाई आज जो ईवी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ये एक ऐसी ईवी है जिसके बारे में मैं ये कह सकता हूं कि दिस माइट बी द बेस्ट ईवी जो कि मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूं कि अगर आपने खरीदनी है तो आप खरीद भी सकते हैं। क्योंकि आज जो ईवी की गाड़ी मेरे पास मौजूद है ये ना सिर्फ इस चैनल पर शोकेस की जाने वाली वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल ईवीज है, बल्कि ये गाड़ी जो है ये जापान की सबसे ज़्यादा पॉपुलर ईवी है। ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी तो इसकी प्री बुकिंग के अंदर 20,000 यूनिट्स प्री बुक हुए थे और उसकी वजह यही है कि जो फीचर जिस प्राइस रेंज के अंदर ये गाड़ी प्रोवाइड करती है वो फीचर्स आपको यूजुअली देखने को नहीं मिलते। जो गाड़ी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है इसका नाम है सकूरा, और सकूरा बेसिकली जापानीज किसी फ्लावर का नाम है, मेरी टीम मुझे बता रही थी। बट ये आती है निसान की तरफ से, जो कि एक बड़ी बात है क्योंकि निसान की बैजिंग होने की वजह से आपको थोड़ा सा ये फील होता है कि भाई आपको रिलायबिलिटी वाली साइड से मसला नहीं आने वाला। फ्रंट लुक जो है इसकी, जो निसान की छोटी गाड़ियाँ आती हैं जिन्हें की कार्स भी कहा जाता है, उसी तरह की लुक है। और इनफैक्ट अगर आप इसको साइड से देखते हैं तो निसान की जो गाड़ी आती है हाईवे स्टार वगैरह उस जैसी लुक ही ये प्रोवाइड करती है। और रोड के ऊपर अगर आप इसे देखेंगे तो आप कहेंगे एक और 660 या 1000 सीसी गाड़ी जा रही है। रियलिटी ये है कि ये मुकम्मल तौर पर ईवी व्हीकल है और ये 200 किलोमीटर की रेंज भी जो है वो प्रॉमिस करती है। एंड हियर दिस आउट, ये गाड़ी 56 लाख डिमांड के ऊपर इस टाइम मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ये जो पर्टिकुलर गाड़ी है ये इसका टॉप स्पेक वेरिएंट है, 5000 किलोमीटर चली हुई है, मैक्स इंपोर्ट्स वालों ने मंगवाई है और इसकी जो डिमांड है वो 5650 के करीब है। ऑब्वियसली आपकी जो भी डील बनेगी वो नंबर यहाँ पर डाल दूंगा, आप कर सकते हैं। बट इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये गाड़ी कितने कम प्राइस टैग में क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। और मैं आपको इसके फीचर्स भी दिखाऊंगा क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ऐसे लाइफस्टाइल के फीचर्स दिए गए हैं जो कि आप एक अफोर्डेबल गाड़ी से एक्सपेक्ट नहीं करते। लाइक इस रेंज के अंदर काफ़ी ऐसी पेट्रोल गाड़ियाँ आती हैं जिसमें ये फीचर्स नहीं है, लेट अलोन एन ईवी। डिज़ाइन लैंग्वेज की अगर आप बात करते हैं तो अगर आप फर्स्ट लुक में देखेंगे तो आपको लगता है कि ये नॉर्मल जो की कार्स आती हैं जापान की वही हैं। गौर से देखते हैं तो थोड़ी सी वो जो साइबर पंक टाइप की वाइब है वो आती है आपको। यहाँ पर ये जो लाइट है ये पूरी ऑल अक्रॉस द बैक देखने को मिल जाती है। पार्किंग सेंसर्स जो हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर ईवी का कोई बैज नहीं लगाया गया लेकिन जीरो एमिशंस का बैज है, जिसका बेसिकली मतलब यही है कि ये गाड़ी इंजन के साथ नहीं आती, ये कोई एमिशंस जो है वो आपको नहीं देगी। इस गाड़ी के अंदर यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट दी गई है और जिस तरह दूसरी जापानीज ईवीज के अंदर होता है यहाँ पर टाइप 1 और उसके अलावा जो उनकी अपनी J172 की पोर्ट है वो आपको देखने को मिल जाती है। पर्सनली ये जो J172 की पोर्ट है ये मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि जो मेरी भी टेस्ला है ना, या वो टेस्ला के अपने पोर्ट पे चार्ज होती है या उसके साथ जो कन्वर्टर आया है वो J172 का कन्वर्टर है। तो मैं भी इसी पोर्ट को ढूंढ रहा होता हूँ क्योंकि मेरी टेस्ला भी जापान से इंपोर्टेड है। बैक सीट्स की अगर आप बात करते हैं तो अगेन इट्स अ की कार, आपको प्रॉपर सीटिंग देखने को मिल जाती है, सीट्स थोड़ी सी रिक्लाइन भी हो जाती हैं और यहाँ पर काफ़ी जो पार्ट्स है ना वो डेज वाले ही यूज़ किए गए हैं। तो उसका फ़ायदा ये है कि अपार्ट फ्रॉम द एक्चुअल ईवी वाली साइड ये जो गाड़ी है ये काफ़ी स्पेयर पार्ट्स डेज के भी यूज़ कर सकती है, जिसका फ़ायदा अगेन वही है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला बन जाता है तो दरवाजे और अंदर के इंटीरियर की भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो आपको डेज वाली ही देखने को मिलने वाली है। ये यहाँ पर एक पावर बटन के साथ आती है तो इसको यूज़ करने में भी आपको ये नहीं फीलिंग आती कि भाई आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि गाड़ी को बनाया ही इसलिए गया है कि मैसेज इस गाड़ी को इस्तेमाल कर सके। स्टीयरिंग व्हील यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत और फ्यूचरिस्टिक टाइप का है, सेंटर से ओपन है और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्स मिल जाते हैं। मल्टीमीडिया से लेकर ऑटो पार्किंग और सेंसर तक सब कुछ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ADAS की फंक्शनैलिटी है, इसका जो मेन डिस्प्ले है जिसके ऊपर स्पीडोमीटर वगैरह आ रहा है वो भी एक काफ़ी अच्छी LCD है और यहाँ पर आपको एक सेपरेट LCD भी मिल जाती है जो कि आपका इंफोटेनमेंट का सारा काम कर देती है। ये वाला लेआउट रखा गया है जहाँ पर आपका AC के कंट्रोल से लेकर आपका गियर और आपका सारा जो ऑटो वाली चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। इस गाड़ी में बैठते हैं, थोड़ी सी ड्राइव लेते हैं और देखते हैं कि गाड़ी कैसी है। भाई टू बी ऑनेस्ट इसको ड्राइव करते वक्त आपको फील ही नहीं होता कि आप एक ईवी को चला रहे हैं। दिस फील्स लाइक अ नॉर्मल की कार। अब इन गाड़ियों से मेरा वैसे ही जो एक प्यार वाला ताल्लुक है वो इसलिए है कि जब आप गाड़ी के अंदर बैठे होते हैं ना तो कोई डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं होती। वरना पाकिस्तानी मार्केट के अंदर बहुत टाइम तक अगर आप नोटिस करें कि जो छोटी गाड़ियाँ आती थी उनमें एयरबैग नहीं होते थे, चीज़ें निकाल दी जाती थी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। जापान आपको पता है कि काफ़ी एक अच्छी सोसाइटी है तो वहाँ पर हर बेसिक फैसिलिटी सब में दी होती है। फॉर एग्जांपल इस गाड़ी में भी 4 एयरबैग दिए गए हैं। इस गाड़ी के अंदर आपको हीटेड स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। इसके अंदर सीट हीटेड हैं क्योंकि वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है तो इन लोगों ने ये जो क्रिएचर कंफर्ट्स है ना उनके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम दैट इस गाड़ी को जब मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो क्योंकि ये इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है और फ्रंट व्हील ड्राइव पे है,
ये गाड़ी लैग फील नहीं कराती, जो कि एक इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि अगर आप इस रेंज की 660 सीसी गाड़ियों में जाते हैं तो उनमें एक हल्का सा लैग होता है। इवन अगर आप नया से नया मॉडल ले लेते हैं तो वो एक टाइम लेता है इंजन जो है वो पावर देने में, क्योंकि छोटे इंजन होते हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप पैर देते हैं तो गाड़ी काफ़ी तेज़ी से जो है वो आगे चली जाती है, और जैसे ही आप पैर लिफ्ट ऑफ करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ब्रेकिंग के ऊपर भी चली जाती है। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि इस चीज़ को नहीं एंजॉय करता, वो चाहता है कि भाई जिस तरह नॉर्मल गाड़ियों में अगर आप रेस से पैर उठा भी लेते हैं तो वो चलती रहती हैं, तो फिर आप ये ई पैडल जो है इसका ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जितने भी इलेक्ट्रिक यूजर्स हैं उनको आदत होती है वैसे भी सिंगल फुट ड्राइविंग की, तो उस लिहाज से ये जो ई पैडल है मेरे ख्याल से तो अच्छा है, बट इट डिपेंड्स कि आप इसको किस तरह से लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि इस गाड़ी में मैंने नोटिस किया वो ये है कि जैसे ही आप इस गाड़ी को इस्तेमाल करने लगते हैं तो ये रियल टाइम के अंदर आपकी जो रेंज है उसको एडजस्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये 41 किलोमीटर की रेंज मुझे प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि 4 बंदे बैठे हुए हैं। मैं अगर बंदे उतार देता हूँ या मैं AC को कम कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली उसी टाइम मुझे जो रेंज है वो बता देगी। ये भी 29% के ऊपर चार्ज है, और यहाँ पर नीचे वाली साइड पर आपको ड्राइव मोड का बटन भी मिल जाता है। ये गाड़ी स्पोर्ट्स मोड के बटन के साथ भी आती है, तो आई डोंट नो ये क्या करेगा, लेकिन पैर दे के तो देखते हैं। आई मीन अगर आप इसको सिविक वगैरह से कंपेयर करते हैं तो आज भी ये तेज़ है। इसकी जो स्पीड है 0 to 100 आई थिंक इट्स 9.5 सेकेंड्स अगर आपने ज़्यादा बंदे बिठाए हों, जो कि एक नॉर्मल जो 1.8 सिविक है उससे ज़्यादा की ही इसकी पिक है। लेकिन अगर आप इसको EVs के साथ कंपेयर करते हैं तो दिस कार इज़ नॉट मेड कि आप इसको भाई बहुत ही ज़्यादा रगड़ें या बहुत ही तेज़ चलाएं, बट इसके अंदर एक स्पोर्ट्स मोड ज़रूर दिया गया है। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर ADAS की भी मुकम्मल फंक्शनैलिटी दी गई है। तो ना सिर्फ 360 कैमराज यहाँ पर अवेलेबल हैं, बल्कि एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और वो सब कुछ भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो सारे विंडोज़ वगैरह के बटन्स हैं वो भी ऑटोमेटिक हैं, साइड मिरर्स भी ऑटोमेटिक हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो बेसिक हाई एंड गाड़ियों के क्रिएचर कंफर्ट वाले फीचर्स होते हैं वो सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और उसके साथ साथ ये गाड़ी एक मुकम्मल तौर पर EV कार भी है। फ्रंट साइड के ऊपर निसान का जो लोगो है वो ब्राइट जो है वो लाइट में चमकता है, जो कि ये सिग्निफाई करता है कि ये एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट दूर से देखकर कोई बंदा बता नहीं सकता कि आप एक EV को ड्राइव कर रहे हैं। स्पीकर सिस्टम भी इसके अंदर अच्छा लगाया गया है, और आपको बिल्ट इन यहाँ पर नेविगेशन भी जो है वो देखने को मिल जाती है। ऑल इन ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगा कि ये पहली गाड़ी है EVs के अंदर जो कि मैं हर बंदे को रिकमेंड कर सकता हूँ। मतलब अगर आपका 5 मरले का घर है और उसके ऊपर सोलर पैनल लगा हुआ है तो ये गाड़ी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इसकी 20 किलोवाट आवर की जो बैटरी है वो 200 किलोमीटर की रेंज प्रॉमिस करती है, और अगर आपको मिनिमम भी देगी तो कोई 150 किलोमीटर दे देगी। और 20 का मतलब ये है कि सोलर पैनल पर जनरेट होने वाली बिजली अगर आप गवर्नमेंट को वापस करते हैं तो 20 मल्टीप्लाई बाय 14, आई थिंक ये कोई 200 और 200, हाँ ये को 360 के करीब का नंबर बन जाता है, 360-380 के करीब का नंबर बन जाता है। और इस नंबर के अंदर ये गाड़ी मुकम्मल चार्ज हो जाती है और उस पर आपको 150 किलोमीटर की रेंज दे देती है, विच इज़ अ ह्यूज डील यार। और मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि दिस इज़ अ प्रॉपर प्रैक्टिकल कार। अगेन, अगर आपने इस गाड़ी को परचेज़ करना है तो मैं यहाँ पर मैक्स इंपोर्ट्स वालों का नंबर डाल दूंगा, आप उनको रीच आउट कर सकते हैं एंड यू कैन ईजिली परचेज दिस कार आउट। बाकी भाई इस गाड़ी के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी दिए गए हैं जो कि आप हाई एंड गाड़ियों से भी एक्सपेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस गाड़ी को ऑटो पार्क में डालना चाहते हैं तो इसके अंदर ऑटो पार्किंग की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो अगर नीचे वाली लाइन्स लगी हुई हैं प्रॉपर तो दिस कार कैन ऑटो पार्क। इसके अलावा इसके अंदर ADAS की फंक्शनैलिटी भी दी गई है, तो अगर आप इसके अंदर क्रूज कंट्रोल ऑन कर देते हैं तो ये लेन कीप वगैरह करता है। ये स्टीयरिंग मोड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप लेन से बाहर जा रहे होते हैं तो आपको अलर्ट ज़रूर कर देता है कि भाई कुछ गलत हो रहा है, खुदा का वास्ता स्टीयरिंग को पकड़ लें। इसी तरह के बाकी फीचर्स भी दिए गए हैं, 360 कैमरास भी अवेलेबल हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप एक नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी ख़रीदते हैं जो कि 660 सीसी है, तो उसी रेंज के अंदर आपको एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मिल रही है 20 किलोवाट आवर की बैटरी वाली, जिसके अंदर आपका जो ख़र्चा है वो भी कम आएगा। और ये वो गाड़ियां हैं जिनके बारे में मतलब पूरी दुनिया में ना शोर मच रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां ग्रीन हैं या वो चीज़ें हैं। अगर आप महंगी गाड़ियां ले रहे हैं तो यू आर एक्चुअली नॉट डूइंग वेरी वेल फॉर द एनवायरनमेंट, क्योंकि बड़ी गाड़ी है, उसको चलाने में उतनी ही एनर्जी वेस्ट हो रही है। बट ये वो गाड़ियाँ हैं जो कि वाकई ही डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं।